नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत में वर्तमान समय पर सोमवार से लेकर 4 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई हुई हैं। भारत के चौथे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाले देश में, अगर आपको यदि तथ्यात्मक जानकारी लेनी हो तो आप ये समझें कि भारत 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जिसे करता है उसका नाम बांग्लादेश है। और आज के सेशन के अंदर कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दे दीजिएगा जब सेशन समाप्त हो जाए कि भारत प्रथम 3 कौन से देश हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, तो भारत के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है और इसलिए आप इस तथ्य को आज ज़्यादा अच्छे से समझें कि वो देश की प्रधानमंत्री भारत आई हुई हैं जो भारत के लिए 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है, यानी हम उसको अपना सामान भेजते हैं। 4 दिवसीय यात्रा पर है, तो 4 दिवसीय यात्रा पर क्या कुछ हुआ ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। विशेष रूप से इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि बांग्लादेश वर्तमान समय पर चीन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाने वाला स्थान बना हुआ है। चीन बांग्लादेश को हर प्रयास करके अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ बांग्लादेश के भीतर भी इंडिया विरोधी सेंटिमेंट्स पनप रहा है। इंडिया विरोधी सेंटिमेंट्स के लिए वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से बांग्लादेश, जो कि भारत का बहुत ज़बरदस्त मित्र है, उसकी प्रधानमंत्री भारत के लिए क्या सोचती हैं और किस प्रकार से उन्होंने भारत के रिश्ते आगे की तरफ बढ़ाने को लेकर विज़न दिया है ना। तो इसलिए इस विजिट को आप बहुत महत्व दीजिएगा। 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, तो आपकी यात्रा के क्रमांक के बारे में आज मैं आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, मोदी सरकार की तारीफ की गई है, तो तारीफ लायक कोई ऐसा काम किया है क्या? तो मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ। इन्होंने 25 साल बाद भारत के साथ कोई पानी को लेकर एग्रीमेंट किया है। लास्ट 1996 में गंगा नदी जल को लेकर के समझौता हुआ था भारत का और बांग्लादेश का। अब कौन सी नदी के बारे में हम दोनों ने समझौता किया है आज के सेशन में बताऊंगा, लेकिन पहले ही क्लियर कर दूं, तीस्ता को लेकर कोई भी बात नहीं बनी है ना। तो तीस्ता को कमेंट बॉक्स में ना लिखें। उसके अलावा कौन सी नदी ऐसी है जो वर्तमान में सुर्खी में आ गई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाकी जिनको अंतर्राष्ट्रीय जानकारियां पता होनी चाहिए वो इस सेशन को केवल क्रमबद्ध तरीके से सुनते चलें। देखिए साथियों, आपके सामने प्रमुख अखबारों की कटिंग्स हैं जिसमें कि आप यहाँ पर एक लाइन लिखी देख सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश शुड जॉइंटली फाइट एंटी 1971 फोर्सेज। ये दिमाग में आते ही पहला ख्याल आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हमको एंटी 1971 फोर्सेस के खिलाफ लड़ना है। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं आपको पता होना चाहिए। जो आज बांग्लादेश है वो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। जब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। 1971 में ऑब्वियस सी बात है कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए होंगे तो पाकिस्तान को ही तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा होगा ना। तो इसका मतलब 71 के विरोध में कौन खड़ा था? तो पाकिस्तान जो आज बचा हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के खिलाफ जॉइंटली हमें फाइट करना चाहिए, मोदी ने इनसे ये कहा। ये सब जगह आप देख सकते हैं, इफ इंडिया अलाउ तीस्ता टू फ्लो इट वुड हैव गॉट हिल्सा से बांग्लादेश पीएम। इंडिया इज अवर फ्रेंड, बांग्लादेश पीएम हसीना ने भारत से कहा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के सारी मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है। अब शुरू करते हैं एक एक जानकारी। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री आई हैं, तो आने के बाद में वो भारत के अंदर जितनी भी बड़ी डिग्निटरीज हैं उन सबसे मुलाकात करेंगी। उसी क्रम में उन्होंने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इतना ही नहीं अपोजिशन के लीडर से भी मुलाकात की है ना। राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई है। तो आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में स्वागत किया गया है ना। हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है उसके द्वारा इनका स्वागत किया गया है। आप यहाँ पर इंडिया इन बांग्लादेश जो हमारी एम्बेसी है उसने क्या लिखा कि ऑन हर स्टेट विजिट टू इंडिया, यानी हमारी एम्बेसी वहाँ पर है ही, मतलब हर मैजेस्टी पीएम शेख हसीना वाज रिसीव्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड वाज देन अकॉर्डेड ए सेरेमोनियल वेलकम विद गार्ड ऑफ ऑनर, है ना। तो इनको रिसीव प्रधानमंत्री ने किया और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आप बांग्लादेश की स्थिति बेहतरीन तरीके से पहचानते हैं, फिर भी एक बार मैप में देख लें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बांग्लादेश। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और भूटान इन दोनों के बीच से ही होकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की भूमिका शेष भारत के पूर्वोत्तर भारत से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का लगभग 3/4 हिस्सा, या यूँ कहा जाए कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय रूप से केवल 2 ही देशों से कनेक्टेड है। उनमें से एक देश जो है वो भारत है और दूसरा देश म्यांमार है। म्यांमार से ही यहाँ पर चलकर रोहिंग्या आए थे, इस वजह से इन्होंने रोहिंग्याओं पर भी कमेंट किया है।
बांग्लादेश पूरी तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, बाकी बचा हुआ हिस्सा उसका बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेशियों का भारत आना भारत के लिए बड़ी समस्या है और म्यांमार से चलकर रोहिंग्याओं का बांग्लादेश आना बांग्लादेश के लिए बड़ी समस्या है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शेष भारत से पूर्वोत्तर भारत के लिए जो भी ट्रेन या हाईवे निकलते हैं वो एक बहुत ही छोटे नैरो स्ट्रेच से होकर निकलते हैं, जिसे अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आम बोलचाल की भाषा में जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चिकन नेक के ऊपर नज़र चीन के द्वारा बनाई हुई है, इसलिए कि वो भारत के किस प्रकार से खंड कर दे। इसी वजह से भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से अपने व्यवहार बहुत मजबूती से रखता है। इस प्रकार के व्यवहार कि कल को हमें अगर हमारे पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी बिठानी हो तो पश्चिम बंगाल से होते हुए, ढाका होते हुए हम पूर्वोत्तर भारत में पहुंच जाएं। और भारत रेल कनेक्टिविटी को लेकर विचार भी कर रहा है, मतलब काम भी कर रहा है। इस वजह से कनेक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो बातें मैंने अभी बोली उन्हीं से आप रिलेट करके देख सकते हैं। स्वाभाविक है कि हम कनेक्टिविटी पर भी बात करेंगे, हम व्यापार पर भी बात करेंगे, हम वाणिज्य पर भी बात करेंगे, सिक्योरिटी पर भी बात करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट और लाइन ऑफ क्रेडिट पर भी। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब इनको अगर धन की आवश्यकता पड़ जाए तो इस पर भी हमारी बातें हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मतलब जो हसीना जी के द्वारा दिया गया बयान है आप उसे देख सकते हैं। एज लॉन्ग एज पीएम मोदी इज हेयर ऑल दीज इश्यूज वुड बी रिजॉल्व्ड। यानी इनका मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा है, शुरुआती लेवल पर बॉर्डर का विवाद था, वो हमने रिजॉल्व किया। अब जल का विवाद तीस्ता नदी को रिलेटेड है, उसको ये काफ़ी दिन से रेज कर रहे हैं और इन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस में वो पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगा। इन्होंने अपने द्वारा बयान देते हुए ये लाइन भी कही। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, कहते हैं कि बड़ा आदमी वो बनता है जो अपने पुराने दिन नहीं भूलता। शेख हसीना ने अगर आज उनकी जीडीपी की ग्रोथ पाकिस्तान से बेहतर है, आज उनके पास फॉरेक्स पाकिस्तान से अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में विज़न बहुत महत्वपूर्ण रखता है। शेख हसीना जी की आप एक लाइन सुने जिसमें इन्होंने कहा है कि हम भारत का कंट्रीब्यूशन 1971 में नहीं भूल सकते। इवन इतना ही नहीं, 1975 में जब हमने हमारी फैमिली मेंबर्स खो दिए थे क्योंकि इनके फादर और इनके परिवारजनों के ऊपर वहाँ पर हमले हुए थे, देन देयर प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इंडिया में इनको शेल्टर दी थी, यानी इनको अपने यहाँ शरण दी थी। ये बात इन्होंने मीडिया के सामने फिर से दोहराई है, यानी कि ये अपने ओरिजिन को नहीं भूले हैं कि इंडिया वॉज दैट कंट्री जिसने बांग्लादेश को बनाया था। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक बात इसी से रिलेट करते हुए कहा कि चूंकि 1971 में भारत की भूमिका भुलाई नहीं जा सकती, इसी वजह से 1971 में जो भारतीय परिवार या फिर भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारों के लिए हम स्कॉलरशिप चलाना चाहते हैं। वो परिवार के छात्र अगर बांग्लादेश पढ़ने आना चाहें तो हम उन्हें स्कॉलरशिप देकर के भी बुलाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने इस स्कीम का नाम मुजीबुर स्कॉलरशिप नाम दिया। मुजीबुर इनके फादर का नाम था, जिन्हें बांग्लादेश का निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने द्वारा एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है। ठीक है, क्योंकि बंग बंधु मुजीबुर रहमान जो हैं वो इनके फादर हुआ करते थे, उन्हीं की याद में इन्होंने इस स्कॉलरशिप की घोषणा की है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं वो भारत में फिर राजघाट गई, वहाँ पर महात्मा गांधी जी को उन्होंने होमेज अर्पित किया और उसके बाद में फिर वो बाकी अपने काम निकालने के लिए आगे निकली। उन्होंने भारत में आगे पहुँचते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन सबसे मुलाकात की और भारत के साथ इनके बढ़ते रिश्तों के बारे में चर्चा की। ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें राष्ट्रपति भवन में और उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर के की हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। शेख हसीना जी के द्वारा जब प्रधानमंत्री से बातें हुई तो उन्होंने अपने द्वारा ये याद दिलाया कि 2015 से लेकर अभी तक ये दोनों 12 बार मिल चुके हैं। 12 टाइम्स अगर कोई दो राष्ट्र के नेता मिलते हैं, ये समझाता है कि किस प्रकार भारत के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश के लिए भारत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश की मित्रता की ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में काफ़ी कुछ बयान करती हुई दिखाई पड़ती हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी अपने द्वारा इस बात को, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इस बात को एहसास कराया गया कि बांग्लादेश हमारा ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर है और ऐसी स्थिति में हम पीपल टू पीपल लिंकेज हमारे देश के बीच में बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हम द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत दिशा में आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तत्परता से कार्य करेंगे। इन्होंने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आईटी, एनर्जी, तमाम सेक्टर्स के अंदर बातचीत करी और बातचीत करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ शेख हसीना के साथ उनके जो अमृत काल जो चल रहा है उसके बारे में बात की। 7 बड़े मुद्दों के ऊपर यहाँ पर एक दूसरे के साथ एमओयू साइन किया गया। उस एमओयू के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु जिन जिन चीज़ों को लेकर के बातें हुई, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर समझौता हुआ है जो आप सभी को याद रहना चाहिए। हो सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए, और वो क्या है साथियों, यहाँ पर दोनों लीडर्स ने बैठकर कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर बातचीत की है। ध्यान से सुनिएगा, कुशियारा नदी, आपने अभी तक गंगा नदी, तीस्ता नदी, इनके जल बंटवारे के बारे में सुना होगा। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कुशियारा रिवर, उसको लेकर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से भारत में असम राज्य को और बांग्लादेश के अंदर सिलहट वाला जो क्षेत्र है वहां पर बेनिफिट पहुंचेगा। इस वजह से कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अगेन मैं याद दिला दूं, 25 साल बाद इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है। कुशियारा नदी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से दिखाई दे रही होगी। ये असम वाले क्षेत्र से बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, आप यहाँ पर और भी चीज़ें देखें जिसमें कि आपको पता चले कि दोनों के बीच में किस प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ में साइन किए गए। एमओयूज जिन जिन विषय पर साइन हुए वो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते भाई। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ साथ नेशनल जुडिशियल अकेडमी के लिए, एमओयू ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी के लिए तमाम प्रकार के इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इंडिया ने कहा है कि 1320 मेगावाट जो है वो बांग्लादेश के नेशनल ग्रिड के अंदर भारत मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट को बना रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिए, जो कि 1320 मेगावाट का प्लांट है, उसके लिए भारत ने यहाँ पर अपने द्वारा न्यूज़ साझा की है। इसके साथ साथ भारत ने आगे भी कहा है कि हम आने वाले समय में मल्टी लेवल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, रीजनल इंटीग्रल कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को लेकर काम करेंगे। साथ में ये भी कहा कि भारत रूपसा रेल ब्रिज जो कि 5.13 किलोमीटर का है उसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया। साथ में मतलब ये रूपसा जो रेल ब्रिज है ये 64.7 किलोमीटर का जो खुलना मोंगला पोर्ट है उससे कनेक्ट करने वाला रोड है। इंडिया ने $9.5 बिलियन का बांग्लादेश को एक कंसेशनल लोन फेवर किया है, जिसको आप एक प्रकार से क्रेडिट ऑफ लाइन समझ सकते हैं। इसके साथ साथ क्या क्या बन गया, कुलना दर्शना रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, पर्वतीपुर कुनिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरी भारत के द्वारा इनको ऑफर की गई है। साथ में भारत ने इतना ही नहीं, आगे चलते हुए इनके साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए बातचीत की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी इस बारे में बात कहते हुए दोहराया कि हमारा और भारत का एक कॉमन शत्रु है जिसका नाम पाकिस्तान है। अब आपके दिमाग में एक जेन्युइन सवाल बनेगा, सवाल ये कि सर एक बात बताइए, ये चीन को शत्रु क्यों नहीं मानती, है ना? ये कॉमन सा डाउट है जो दिमाग में आना चाहिए कि साहब चीन भी तो भारत का शत्रु है। तो इन्होंने देखिए वही वाला स्टैंड अपनाया जो भारत और देशों के साथ अपनाता है। भारत ने जिस प्रकार से रूस को और अमेरिका को एक साथ साधा हुआ है, ऐसे ही बांग्लादेश है तो हमारा ही पोता ना, तो उसने भारत को और चीन को एक साथ साधा हुआ है, ये कहते हुए कि ये दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसी स्थिति में ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों के साथ अपनी मित्रता को आगे बढ़ाएंगे। हमारा केवल एक कॉमन शत्रु है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये इन्होंने अपने द्वारा बात बोली। हो सकता है कि आप ये चाहें कि ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी शत्रु मानना शुरू कर दें, नहीं, इतना इनको भी अपना फ़ायदा समझ में आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी नाक क्यों लगाएं खामखा बीच में, है ना? तो ये बात इन्होंने अपने द्वारा इस तरह की चीज़ें मेंशन करी। इसके अलावा बांग्लादेश शेख हसीना जो है उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ भी मुलाकात करी और मतलब भविष्य के जो टॉपिक हैं उनको लेकर के डिस्कशन हुआ। दिल्ली के अंदर जाकर उन्होंने निजामुद्दीन दरगाह पर अपनी चादर अर्पित करी। साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन्होंने अडानी के साथ मुलाकात करी। आपका दिमाग एकदम अडानी सुनते ही थोड़ा सा चौंकेगा यार, अडानी के साथ मुलाकात क्यों की? देखिए मैं फिर से आपको बता दूं, कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप हो, आप अडानी को तो देख ही रहे हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूँ। कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप हो, ये संभव नहीं है कि दोनों देश की तरफ से वहाँ के उद्योगपति मिलने ना आए। बहुत ही रेयर होता है ये। जब भी दो देश आपस में मुलाकात करते हैं तो असल में ये एक दूसरे देश के अंदर
और कॉमन सा मैं फ़ायदा बताता हूँ। जब आपने इंडिया के अंदर जीडीपी का कैलकुलेशन किया तो किस तरह से किया कि इंडिया के अंदर विदेशी कंपनियां भी जो व्यापार कर रही हैं वो जीडीपी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया की जीडीपी से विदेशी कंपनियों का व्यापार हटा दें तो ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो असल में थोड़ा कम आता है ना। तो हमारे लिए जब भी कोई हमारी कंपनी बाहर जाकर काम करती है, कमा करके वो भारत ही लौटेगी, और जब भारत लौटेगी तो हमारे लिए ही बेनिफिट करेगी। यही कारण है कि अमेरिका से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में व्यापार करती हैं और अमेरिकी सरकार उनसे पैसा कमाती है। एग्जैक्टली अडानी जो है वो भारत से निकल करके बांग्लादेश में व्यापार करने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए अडानी इस समय ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, है ना। अभी जिम्बाब्वे भी वो क्या कहते हैं, इजराइल भी पहुँच गए थे। याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा पोर्ट था जो इन्होंने अपने द्वारा डेवलप करने की बात की है। तो साहब ये बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश पहुंच करके इन्होंने क्या किया, मतलब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करके क्या कहा कि दिसंबर 2022 तक जब आप लोग अपने यहाँ पर मुजीबुर जयंती मनाते हैं उस समय तक हम 1600 मेगावाट का जो गौडा पावर प्रोजेक्ट है ना उससे आप तक लाइन पहुंचवा देंगे। मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा झारखंड में पावर प्लांट लगाया जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाई केबल हम लोग बांग्लादेश भेजेंगे जो कि अडानी बना रहा है। अडानी के द्वारा, अडानी पावर के द्वारा बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है अडानी पावर जो कि अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी है, 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट झारखंड के अंदर लग रहा है, गौडा एरिया के अंदर, जहां से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को ट्रांसमिशन लाइन भेजी जाएगी और 16 दिसंबर 2022 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। 16 दिसंबर इनके लिए विजय दिवस के रूप में काम होता है, माफी चाहूंगा, विजय दिवस है ये, ठीक है ना। तो इस दिन तक ये चीज पहुंचा देंगे। तो यहां पर आपको अडानी भी दिख गया। मैंने जैसा आपसे कहा इंडिया बांग्लादेश के साथ ट्रेड करता है और ऐसी स्थिति में भारत का ट्रेड लास्ट 2021-22 में 16.15 बिलियन डॉलर का रहा है। शुरुआत में यानी कि 2018 से पहले भारत का व्यापार 9 बिलियन डॉलर का होता था। भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नेशन है इंडिया के लिए बांग्लादेश। तो निश्चित ही ये मायने रखने वाली बात है। हाइफा आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट और नॉलेज था। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% तक का डिस्काउंट, इंक्लूडिंग यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इवन कैट, क्लैट, जिस भी सेक्शन में अनअकैडमी डील करता है आप वहां पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी के अंदर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वाइड वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स के साथ में बेहतरीन कोर्स ऑफ कंटेंट के साथ आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसमें प्रिंटेड मटेरियल, 1-to-1 मार्गदर्शन, साथ में बहुत सारे इंक्लूडिंग फीचर्स कि आपके पास जब तक कोर्स रहे तब तक आप वाइड वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स के साथ क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस को जितनी बार चाहें देख सकते हैं। कोई डाउट है तो डाउट सेशन का लाभ ले सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स आंसर राइटिंग जैसे लाभ भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा जो क्रिएटेड कोर्स है आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक कोर्स को परचेज कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से काफ़ी नॉमिनल कीमत पर है। और यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए हो कोर्स परचेज करते समय तो लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं।